So, a very good afternoon to everyone. In this class, basically, we are going to discuss highest normal form with some examples. Because नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया है कि आपको इस टॉपिक से थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर केवीएस एनवीएस और कोई भी अगर आप टीचर की वैकेंसी के लिए फिल करते हो किसी भी स्कूल या कॉलेज में, तो दिस आर द बेसिक थिंग्स जो आपको आना चाहिए। एंड एज वेल एज अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो ईच एंड एवरी सेक्टर में नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स, तो उसको बहुत अच्छे से समझो। उसके बाद अगर मैं गेट की बात करूं, अगर मैं इसरो की बात करूं और एनआईसी की बात करूं और अगर हम एनटीए की बात करेंगे तो यहाँ पे एवरी टाइम देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता है कि सिंपली आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ही कैलकुलेट करना आना चाहिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि नॉर्मलाइजेशन से आपके 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना हर एक एस्पिरेंट्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। दिस वाज द असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट क्लास जिसमें मैंने आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पूछा था। तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको ये डाउट होता है कि किस तरीके से आप एग्जाम में कम समय में सॉल्व करोगे। तो देखो, एग्जाम में कम समय पे जाना ही नहीं है, एग्जाम में आपको एक्यूरेसी पे जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको 150 का 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है एनटीए यूजीसी नेट में। अगर आप 120 प्लस भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जेआरएफ क्लियर है। अगर आप 85 प्लस अगर सॉल्व करेंगे तो आपका नेट क्लियर हो जाता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ अभी तक तो नहीं गया है। ये पहली बात है कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर आप एग्जामिनेशंस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डीबीएमएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 100 आप सबसे पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेश माइंड होता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को 101% सही अटेम्प्ट करके आओगे। तो दिस इज द थिंग कि आपको कितने कम टाइम में नहीं सॉल्व करना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, ये दो चीजें एग्जाम क्लियर करने को आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है कि इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उतनी ज्यादा इजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हाईएस्ट नंबर फॉर्म पूछा है तो हमें पता है कि सबसे पहले आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए अगर ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट है तो रूल तो बहुत कुछ बोलता है कि आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाइए। पहले ए बी सी डी का निकालिए, फिर ए बी का निकालिए, ए के सारे कॉम्बिनेशन, फिर बी के सारे कॉम्बिनेशन, फिर डी के सारे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इतना क्या हम एग्जाम में करेंगे? नहीं, ये रॉन्ग अप्रोच है। तो एग्जाम में क्या करना है, आपको क्लोजर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मैंने क्या बताया आपको, आरएचएस चेक करना है। आरएचएस चेक करना है और जो एट्रीब्यूट आरएचएस में प्रेजेंट नहीं है वो आपका क्लोजर में मस्ट बी इंक्लूडेड होगा। मस्ट, मैं हमेशा बोल रही हूँ मस्ट। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे ई भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ई भी होगा, ये से यहाँ पे ई रह गया था आपका। तो यहाँ पे बी है, डी है और ई है। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट है। कौन सा मिसिंग है? ए सी। इसका मतलब है कि ए सी आपने ऐसा एट्रीब्यूट फाइंड कर लिया जो रिलेशन में तो है पर गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में नहीं है। तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म निकालना है, टेबल में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सारे एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए। तो सारे एट्रीब्यूट्स अगर आप बी का कॉम्बिनेशन लोगे, अगर आप डी का कॉम्बिनेशन लोगे और ई का कॉम्बिनेशन कितना भी बना लो, पर बिकॉज के सारे फंक्शन डिपेंडेंसी में आपको ए सी नहीं मिल रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन कुछ काम आएंगे ही नहीं। तो रूल 1 ये बोलता है कि क्लोजर निकालने के लिए आप आरएचएस की वैल्यू को चेक करिए और जो एट्रीब्यूट आरएचएस में प्रेजेंट नहीं है वो मस्ट बी इंक्लूडेड इन कैंडिडेट की। तो अब हम सबसे पहले एसी को चेक कर लेंगे। तो एसी में देखो ए बी सी डी ई, एसी में आपको ए मिला, सी मिला। ठीक है, अब हम किससे जाएंगे? अब एसी से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? बीई, तो आपको मिला बी और ई। बीसी से क्या मिल रहा है आपको? डी। तो इसका क्या मीनिंग है कि एसी से अगर हमें सारे एट्रीब्यूट मिल गए तो मतलब एसी आपका क्या हो गया? सुपर की हो गया। ठीक है, समझ लो, पहले सुपर की हो गया। अब क्यों इसको हम कैंडिडेट की बोलेंगे? क्यों कैंडिडेट की इसलिए बोलेंगे क्योंकि अब अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो, अगर एसी इज द कैंडिडेट की, तो आप एसी के साथ बी का कॉम्बिनेशन ले लो, एसी के साथ आप डी का कॉम्बिनेशन ले लो, या अगर एसी के साथ आप ई का कॉम्बिनेशन ले लोगे, जितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे आपके सुपर की होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ देता है आपको क्वेश्चन में कि कैंडिडेट क्या है। तो कैंडिडेट की इज व्हाट, यहाँ पे आपका सिर्फ ये आ जाएगा मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की।
और इसके साथ अगर आपने किसी भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को ऐड किया तो आप उसी मिनिमल कैंडिडेट की में क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, तो दिस आर नोन एज सुपर की। तो कितना टाइम लगा आपको, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपने बस देखा, एक बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया और दिस इज द मिनिमल कैंडिडेट की, तो आपका यहाँ पे क्या हमें समझ में आया कि ये इसका क्लोजर हो गया। ठीक है, अब क्लोजर हो गया, इसको ही हम क्या बोलेंगे, दिस इज द कैंडिडेट की। तो AC आपका यहाँ पे कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, AC प्लस, तो यहाँ पे हमें पता है प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, AC। क्यों, क्योंकि AC से हम सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, हेंस यहाँ पे आपका B, D एंड E ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। अब आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म देखना है, तो अगर कैंडिडेट की क्लोजर की निकल जाता है तो नेक्स्ट होता है कि आप सबसे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से चेक करना शुरू करिए। तो हम BCNF से शुरू करेंगे। BCNF में हमें पता है कि जो आपका कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, सपोज L और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो जो भी ये लेफ्ट वाला है, जो भी लेफ्ट वाला वो क्या होना चाहिए, कंपलसरी आपका सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये मिनिमल कैंडिडेट की है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे BC है, BC है, BC टेंड्स टू D। AC का मतलब ये हो गया कि BCNF का ये मीनिंग हो गया कि आपके जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है, वो सारे फंक्शन डिपेंडेंसी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या वो सारे फंक्शन डिपेंडेंसी में नहीं है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जैसे ही BCNF में हमने एक को चेक कर लिया, नेक्स्ट चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम 3NF चेक करेंगे। 3NF में सेम रूल बोलता है कि आपका राइट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए, इसमें सुपर की नहीं है, तो ठीक है, इसमें आइदर और का कंडीशन है। आइदर और मतलब कि अगर ये सुपर की नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड अगर सुपर की नहीं है, तो क्या राइट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या D, क्या D प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, वो तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में है। इट मीन्स कि ये 3NF में भी नहीं हुआ। अब हम 2NF में आ जाएंगे। 2NF क्या बोलता है कि सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही वाला जो है आपका, जो यहाँ पे मैं 2NF अच्छे से समझाती हूँ क्योंकि 2NF में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। 2NF में हमने यहाँ लिखा AC इज द की। ठीक है, तो जो ये वाला फंक्शन डिपेंडेंसी है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इकलौता फंक्शन डिपेंडेंसी है जो BCNF में है, इसलिए ये 3NF में होगा, इसलिए ये 2NF में होगा, इसलिए वो 1NF में होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना घुमा के इस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आपसे वो पूछेगा कि चलो FD1 कौन सा की है, FD2 कौन सा की है और FD3 कौन सा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये वाला तो आपका BCNF में है, और बिकॉज कि BCNF में है इसलिए 3 में भी होगा, 2 में भी होगा और 1 में भी होगा। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये वाला जो आपका है फंक्शन डिपेंडेंसी, ये BCNF में नहीं है और 3NF में भी नहीं है। ठीक है, तो क्या वो 2NF में है, तो 2NF क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि AC अगर आपका मिनिमल सुपर की है तो आप इसको आइदर और ब्रेक करके A और इंडिविजुअल C से नहीं कोई भी एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या A है, इंडिविजुअल नहीं है, तो आप बोलोगे मैम A तो नहीं है पर C है, पर C से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ C होना चाहिए, सिर्फ C नहीं है। यहाँ पे क्या BC है, तो BC में आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका अलाउड होता है 2NF में। अब बात आती है यहाँ पे BE, तो ये क्या है, यहाँ पे B आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और E भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 2NF। 2NF ये बोलता है कि सिर्फ आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये आपका 2NF में है, 1NF में नहीं है। और दिस वाज द मिस्टेक जो जसप्रीत ने किया था। लेट अस सी, वो ये अगर देखेंगे वीडियो तो उनको वो समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बस पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए 2NF में, इसलिए ये 2NF को सेटिस्फाई करेगा। AC यहाँ पे की है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है गेट के, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नाउ शुड वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। देयर, एवरीवन इज देयर इन द क्लास, यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो। यस मैम। ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, तब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिलेशन ऑब्वियसली गिवन होगा ABCD, वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मतलब अगर आपको ना एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना नहीं शुरू करना है,
पहले वो फंक्शन डिपेंडेंसी पे अगर आप गौर करेंगे तो क्या दिया, ए से हम बी पे जा रहे हैं, बी से फिर सी पे जा रहे हैं, सी से फिर डी पे जा रहे हैं, डी से फिर ए पे जा रहे हैं। मतलब क्या यहाँ पे एक साइकिल बना या नहीं बना, आप ए से बी पे जा रहे हो, बी से सी पे जा रहे हो, सी से डी पे जा रहे हो, फिर से डी से आप ए पे आ रहे हो, यहाँ पे साइक्लिक डिपेंडेंसी बन गई इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो किसी भी अगर फंक्शन डिपेंडेंसी में साइक्लिक डिपेंडेंसी होल्ड करती है तो वो BCNF में होता है, ठीक है। दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर थिंग्स। अब BCNF में क्यों है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, क्लोजर निकालनी है बिकॉज क्लोजर ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, तो ए का क्लोजर निकालोगे तो ए के क्लोजर में खुद का ए आएगा, ए से आप बी पे जा सकते हो, बी से सी पे, सी से डी पे एंड डी से ए पे। इसका मतलब है आपको सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए। सिमिलरली आप बी का क्लोजर निकालो, फिर से आप बी से किस पे जा सकते हो, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे, तो ये आपको मिल गया। फिर सी प्लस निकालो, तो सी से आप डी पे जा रहे हो, डी से आप ए पे जा रहे हो और ए से फिर बी पे जा रहे हो। अगेन आप डी निकालो, डी का क्लोजर, डी से आप किस पे जा रहे हो, ए पे जा रहे हो, ए से बी पे सी पे। इसका मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है और जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, ए अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, ये भी अपने आप में एक मिनिमल सुपर की है और दिस इज अगेन मिनिमल सुपर की। इट मीन्स इसका ABCD चार आपके यहाँ पे कैंडिडेट की बन रहे हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको गेट में वो पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमल सुपर की बनेंगे। तो हैशटैग मिनिमल नंबर ऑफ आपके सुपर की कितने हो जाएंगे 4 और कैंडिडेट की कितने हो जाएंगे मिनिमल 4। अगर सुपर की बात करेगी तो सुपर की तो इसमें बहुत सारा बन सकता है, मैक्स नंबर ऑफ सुपर की बन सकते हैं। क्यों, अगर ABCD आपका मिनिमल सुपर की है तो ए के कॉम्बिनेशन से BCD को ऐड कर दो, बी के कॉम्बिनेशन से CD को ऐड कर दो, इसके कॉम्बिनेशन से D ऐड कर दो। जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते चले जाओगे, मतलब इसमें और इस एट्रीब्यूट में अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करोगे देन दैट इज द पार्ट ऑफ सुपर की। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने ये फाउंड आउट कर लिया कि इसका कैंडिडेट की A, B, C तीनों है, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी में यहाँ पे हमें ये सुपर की मिल गया, ये भी सुपर की मिल गया, ये भी सुपर की है और ये भी सुपर की है, बिकॉज कि LHS में जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसी है सारे सुपर की हैं। तो हम अगर BCNF देखेंगे तो BCNF क्या बोलता है कि LHS साइड भी सुपर की, तो हेंस दिस इज इन BCNF। तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये साइक्लिक डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइक्लिक डिपेंडेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आपका BCNF होता है, पर आई एम टेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जाम में आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब है कि आप क्लोजर निकालिए और क्लोजर निकालने के बाद इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या सारे एट्रीब्यूट आपके मिनिमल कैंडिडेट की है या नहीं है। सो दिस वाज द ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपने एक बार क्वेश्चन को एनालाइज किया, देखिए एनालाइज किया, और एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उस पर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, देन ओनली यू विल केम टू नो कि इस तरीके के आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं और वो ऑब्जर्वेशन एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ना ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे रिलेशन ABCD है, ठीक है, आपका R इक्वल्स टू और यहाँ पे देखो क्लोजर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लोजर बताइए इसका जल्दी से, क्लोजर क्या होगा, ट्रिक क्या बताया है कि RHS में कौन सा एट्रीब्यूट मैम नहीं। वी हैव टू ऑब्जर्व द राइट हैंड साइड, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड A and B आर मिसिंग, सो AB इज द क्लोजर। AB इज द क्लोजर। तो हमने मतलब देखा कितना सेकेंड लगा आपको, 2 सेकेंड्स लगा ना क्लोजर फाइंड आउट करने में, 2 सेकेंड्स लगा। अब अगर आप मैं C और D को इसमें अगर ऐड भी करूंगी तो C D को आप अगर ऐड करोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके सुपर की बनेंगे, बट हमें सुपर की तो जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्लोजर में ऑलवेज इंक्लूड करना है कैंडिडेट की को जो कि मिनिमल होता है। तो अगर हमने AB निकाल लिया इट इज द मिनिमल की। अब देखो AB, तो AB को हम क्या A और B अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मिनिमम। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन डिपेंडेंसी में तो सिर्फ A है, इसमें तो सिर्फ B है, तो मतलब ये BCNF में तो नहीं है। तुरंत मतलब 1 सेकेंड में आपने ये सॉल्व किया, नेक्स्ट सेकेंड में आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये BCNF में नहीं है, तो क्या ये 3NF में है। तो बिकॉज कि BCNF ये बोलता है कि आपका LHS सारा सुपर की होना चाहिए, तो ये 3NF में भी
ये कंडीशन तो वायलेट हो गया। तो क्या और सी और डी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है? तो ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस ए बी इज अ कैंडिडेट की, देन ए बी इज द प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये 3NF भी नहीं हुआ। तो क्या ये 2NF है? बताओ, क्या ये 2NF में होगा? Will this relation will be in 2NF? Yes or no? ये BCNF में नहीं है और 3NF में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्या ये Yes, 2NF ma'am. में In है? 2NF we have. Yes or no? Yes, ma'am. In 2NF we have to find out the partial dependency is there हाँ, or तो not. 2NF में ये According पार्शियल to that we डिपेंडेंसी can. हो गया ना। आप ये बता रहे हो कि कैंडिडेट की ए बी है और यहाँ पे दिया है सिर्फ ए सिर्फ बी। तो अगर इसमें सिर्फ ए और सिर्फ बी ले लोगे, इट मीन्स कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी का कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज की पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसलिए ये 2NF में भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1NF। तो यहाँ पे आपको पार्शियल डिपेंडेंसी समझ में आ रहा है? व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी? बिकॉज की ए बी इज द मिनिमल सुपर की, देन यू कैन नॉट डिवाइड ए बी इंटू ए बी, बिकॉज ये आपका एक सिंगल इंटिटी है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। 1 सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। 2NF हम चेक करेंगे। पहले हमने चेक कर लिया ए बी इज द मिनिमल कैंडिडेट की। तो इसको समझो, ये ए बी है, ये एक एप्पल है। इस एप्पल को, हाँ, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट की क्या मतलब है? इस ए बी को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए नहीं, ए बी नहीं है, यहाँ पे भी ए बी नहीं है, तो ये BCNF में नहीं है। उसके बाद हम 3NF चेक कर लेते हैं। बिकॉज कि यहाँ पे LHS सुपर की नहीं है, तो क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, दिस इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट आपका आ जाएगा A, B। तो 3NF में नहीं है। 2NF क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे दे दिया ए बी, तो ए क्या है? ए, आप यहाँ पे ए का क्लोजर निकालोगे, सिंपल सा समझो। अगर आप क्या ए के क्लोजर से आपको सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे? ए का क्लोजर निकालो, ए के क्लोजर से क्या निकलेगा? हमें सिर्फ ए आएगा और सिर्फ सी आएगा। यहाँ पे बी और डी आ सकता है? कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे कभी बी डी नहीं आएगा। तो सिमिलरली अगर आप बी का क्लोजर निकालोगे, बी के क्लोजर से सिर्फ आपको बी डी एट्रीब्यूट मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको रिट्रीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और बी जो हम क्लोजर निकाल रहे हैं, ये तरीका ही गलत है। तरीका इसलिए गलत है, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ए और बी के जाने का रास्ता हमारे पास नहीं है और ए बी इज द की, तो ए बी की है, तो आप ए बी क्यों निकाल रहे हो? तो ए बी यहाँ पे क्या हो गया? ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। मतलब की होने के लिए मिनिमम ए और बी होना ही चाहिए आपके कैंडिडेट की में। इसलिए ये 2NF में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया ना। आप ये समझो शिवानी, बहुत ध्यान से समझिए। ये ए और सी है, क्या ए से हम सिर्फ AC को रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ BD को रिट्रीव कर रहे हैं। और रूल क्या बोलता है कि आपका ABCD जो टेबल है, टेबल के चारों एट्रीब्यूट आपको रिट्रीव होना चाहिए। तो किसी भी हालत में सिर्फ ए से तुम रिट्रीव कर सकते हो क्या? बी और डी को नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? ये वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट हो गया, इसको किसी की जरूरत है। सिमिलरली ये वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, यहाँ पे भी आप ए और सी को रिट्रीव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी किसी पे क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। तो बिकॉज कि यहाँ पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रही है और रूल ये बोलता है 2NF का, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसलिए ये 2NF में नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. है ना? ए बी है और यहाँ पे सिर्फ ए और बी का क्लोजर निकल रहा है। तो ये किसी हालत में आपको चारों एट्रीब्यूट नहीं देगा टेबल का, ना ये देगा ना ये दे पाएगा। इसीलिए इसको किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट है। दैट्स वाई ये 1NF में होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के अपने क्विक रिविजन पेजेस बनाने हैं, जो कि एग्जाम टाइम में आपके पास होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे देता है कभी कभी, और उसमें मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। जैसे आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है, कहीं पे भी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो वो आपका 1NF में होगा। 2NF में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। 3NF में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और ए और बी अगर गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी है तो ए हमेशा सुपर की होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए बी।
और BCNF क्या है, ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है आपका 3NF से। तो ये बोलता है कि आइदर और का केस लेगा ही नहीं, आइदर और मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सुपर की होना चाहिए। और 4NF 5NF में कभी भी आपके इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पर आपकी थ्योरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है। तो 4NF में आपका मल्टी वैल्यूड अलाउड होता है, और 5NF में आप ज्वाइंट डिपेंडेंसी का कीवर्ड से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है 4NF का और 1NF में। यहाँ पे नो मल्टी वैल्यूड अलाउड, और 4NF में आप मल्टी वैल्यूड को अलाउड कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या रिवाइज कर लिया कल के सेशन और आज के सेशन में, कि अगर आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है तो फाइंड ऑल पॉसिबल कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, दिस इज द स्टेप 1। सेकेंड इज डिवाइड ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज प्राइम एट्रीब्यूट and non-prime attribute. Prime attribute means those candidate की are the part of prime attribute. Prime मतलब कि बहुत ही important वो आपका attribute है, ठीक है। And always start testing with highest normal form, that is BCNF, then 3NF, then 2NF, then 1NF. तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दिस वाज द वन टाइप कि आप हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से करोगे। दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताओ। दिस इज द गिवन, आपको रिलेशन है EFGH IJ KLM, एंड यहाँ पे N होगा, यहाँ पे N होगा, ठीक है। और दिस इज द फंक्शन डिपेंडेंसी, आपको EF से गिवन है G, देन F से आप जा रहे हो किसके घर पे, I और J के घर पे, एंड E और H से आप कहाँ पे जा सकते हो, K और L पे। आप K से जा रहे हो M पे, और L से जाओगे N पे। व्हाट इज द की, टेल मी। मैं आपको बताऊंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका रिलेशन है, ट्राई कर रहे हैं। Yes, ma'am. व्हाट इज द कैंडिडेट की, दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। बस वो रूल याद रखो, कैंडिडेट की कैसे निकालना है, RHS साइड EFH, B option. है ना, कौन सा B option? option, ma'am. EFH. EFH। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे G है, तो G को जाने का रास्ता है, तो G हटा दो, I हटा दो, J हटा दो, K हटा दो, L हटा दो, M हटा दो, N हटा दो। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि बिकॉज whatever फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, आप उसको यूज करोगे तो E, F और H, ये तीन ऐसा एट्रीब्यूट हमने फाइंड कर लिया उस रिलेशन में कि वो रिलेशन में कभी मिलेगा ही नहीं आपको इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज करके। मतलब कि ये मिनिमम आपका होना ही चाहिए कैंडिडेट की में। तो फर्स्ट में EFS नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो 101% आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में आपने एक सेकेंड में ये नहीं, एक सेकेंड में तो आपने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया, मिनिमम 3 to 4 सेकेंड में आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि EFH होना चाहिए। तो चलो 2 में है, अब 50-50 की बात आ गई, तो क्या करेंगे इसमें। तो हमने ये बोला कि आपको पूछा है की, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इसने नहीं मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट की पूछ रहा है या फिर सुपर की पूछ रहा है। ये अगेन दिस इज द क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर किसी इस हिसाब से अगर आपका समझो, अगर आपका यहाँ पे मैं ऑप्शन बी और सी दे देती तो आपका रॉन्ग होता है या नहीं। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को घुमा के पूछ दूं सुपर की, तो आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इट इज नॉट रिटन कि आपको कैंडिडेट की पूछा है या सुपर की पूछा है। अब यहाँ पे हमने EFH अगर निकाल लिया कि दिस इज अ कैंडिडेट की, तो वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वन क्या पूछा है कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है स्पेसिफिकली कि कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, सुपर की फाइंड आउट करना है, तो इन दैट केस आप देखोगे आपको कैंडिडेट की ही फाइंड आउट करना रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो हेंस इसके कैंडिडेट की के हिसाब से इसका आंसर आएगा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन
क्वेश्चन 2 यहाँ पे अगर मैं आपको पूछ लेती कि इसका सुपर की क्या होगा, तो सुपर की में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ। क्यों? क्योंकि बी में ही हमने क्या किया, के और एल और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपको सुपर की। तो सुपर की कितने होंगे इसमें, दोनों होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, हाउ क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड। आप पूरा नॉर्मलाइजेशन पढ़ के चले जाओ, पर अगर ये क्वेश्चन को अगर आपको पढ़ना नहीं आया, क्वेश्चन को अगर आपको समझना नहीं आया, तो फिर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑब्वियसली ऑप्शन इज बी। तो ऑप्शन इज बी, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पे सुपर की लगा दो, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी एंड सी बोथ। तो दैट्स इट, दैट इज हाउ यू हैव टू read the question very carefully in the examinations. Now ये अगेन गेट का क्वेश्चन है, सारे गेट के ही क्वेश्चन है। अब ये आपका टाइप 3 क्वेश्चन है, फंक्शन डिपेंडेंसी का एक टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है। क्या? अब आपको ये है कि ये आपके फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा कि जो भी गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये 1 2 3 एंड 4, कौन सा होल्ड नहीं करेगा, विच डज नॉट होल्ड। डज नॉट होल्ड का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है सिंपली कि फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सा होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब जो भी ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस में आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है। क्लोजर फाइंड आउट करने में, इसका आप क्लोजर फाइंड आउट करके मुझे इसका आंसर बताओ, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको इन सारे ऑप्शंस का क्लोजर फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज मैंने पहला ले लिया सी टेंड्स टू ए डी, तो आपको यहाँ पे सी डी का क्लोजर फाइंड आउट करना है। अगर सी डी के क्लोजर से आपको सारे एट्रीब्यूट दैट इज ए बी सी डी सारे एट्रीब्यूट्स अगर मिलते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये होल्ड कर रहा है। और अगर नहीं मिलता है, इसका मतलब होल्ड नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डज नॉट होल्ड। तो इसका आंसर बताओ, ऑप्शन क्या होगा। टिल देन मैं यहाँ पे आपको इसका चेक करके बताती हूँ। ए बी सी डी ई हो गया, सी डी से हम सी को रिट्रीव कर रहे हैं, डी को रिट्रीव कर रहे हैं, और इस तरीके से एग्जाम में भी आप सॉल्व करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से सी डी, तो यहाँ से सी डी से चेक करो, सी डी से हम ई पे जा रहे हैं, तो सी डी से ई पे जाने का रास्ता है, ई से ए पे जाने का रास्ता है, तो हमको ए मिल गया, और ए से बी पे जाने का रास्ता है, तो हम ए से बी पे जा रहे हैं। मतलब सी डी से हमने सारे एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव कर लिया, इट मीन्स ये होल्ड कर रहा है। अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं, आंसर बताइए आप लोग। इससे हम BC पे जा सकते हैं, BC से आप B से D पे जा सकते हो, ठीक है। एंड CD, हाँ, तो यहाँ से आपको देखो CD मिल रहा है, यहाँ से आपको AC मिल गया, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में CD से आपको AC मिल रहा है, तो AC रिट्रीव हो गया, मतलब इसको आप यूज करके इसकी वैल्यूज को रिट्रीव कर लिए। BC से आपको CD मिल रहा है, यहाँ पे CD आपको मिल गया, ये भी होल्ड कर रहा है। BD चेक कर लेते हैं, BD से BD पे गए, BD से सिर्फ BD पे जा रहे हैं, और किसी पे जा सकते हैं। BD से क्या आपको CD मिल रहा है, बताओ। इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि ये जो आपका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर निकालो, और इसका क्लोजर निकालो, ठीक है। और पूछा है क्या फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है, क्या इनके क्लोजर को निकालने से जो इनका राइट हैंड साइड वाला है, क्या ये फाइंड आउट हो रहा है, ये चेक करना है विद द गिवन फंक्शन डिपेंडेंसी। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले CD चेक कर लेते हैं। CD से हमें A B C D E, CD से हमें CD मिल रहा है, ठीक है। एंड CD से हमको E मिल रहा है, E से हमें A मिल रहा है, एंड A से हमें B मिल रहा है। मतलब ये जो AC है, AC हमें मिल गया ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? दिस इज द क्लोजर। इस क्लोजर से हमें सब कुछ मिल गया, तो हमें क्या चेक करना है, क्या वही फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे AC आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये क्या हो गया, आप यहाँ पे लिखोगे ये होल्ड कर रहा है। सिमिलरली अब हम देखते हैं ये BC। हेलो हेलो, नाउ Yes, ma'am. हाँ,
अब हम BC चेक कर लेते हैं। उसका आंसर आप लोग बताओ। BC अगर हम निकालेंगे तो हम B से हमें मिल रहा है D एंड CD से हमें मिल रहा है E एंड E से मिल जाएगा A। तो क्या हमें CD मिला तो C एंड D ये दोनों मिल गया। तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका होल्ड कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा, डज नॉट होल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक एक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम BD चेक करेंगे तो BD हमें देखना है कि क्या CD मिल रहा है या नहीं। BD मिला, यहाँ पे हमने BD किया। अब BD से हम किसी और पे नहीं जा सकते हैं तो ये यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे CD नहीं मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, डज नॉट होल्ड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार मैं ये वाला भी चेक करके बता देती हूँ। AC प्लस, तो A मिला आपको, C मिला, A से B मिल जाएगा, B से D मिल जाएगा एंड CD से आपको E मिल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से ओवर हियर 1 मिनट। सो इससे भी आपको यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस वाज अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं। सिंपली आपको क्लोजर फाइंड आउट करना है और उस क्लोजर से ये चेक करना है क्या RHS वाली वैल्यू आप रिट्रीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और कई बार ये सेम क्वेश्चन आपके UGC नेट में भी रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन ना। ये अगेन क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए। व्हाट आर द अब देखो, सी द क्वेश्चन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया व्हाट आर द कैंडिडेट की। इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो दिस इज नोन एज एम्बिगुअस क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर ये UGC नेट का क्वेश्चन होता तो इसके B और C दोनों ऑप्शन सही होते हैं ना, तो वो चैलेंज वाला टाइप का क्वेश्चन हो जाता, चैलेंजिंग क्वेश्चन ये हो जाता ना। अब ये गेट में कितने अच्छे से उन्होंने स्पेसिफाई किया है, व्हाट आर द कैंडिडेट की। आंसर बताइए इसका कैंडिडेट की क्या होगा। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। क्या मिला हमें, EH। व्हाट इज द कैंडिडेट की, EH मैम। EH। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी क्वेश्चन कैंसिल हो गया। EH इसमें EH नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब देखो क्वेश्चन कितना स्मार्टली पूछा है ना, आपने ये फाइंड आउट किया कि EH इसका कैंडिडेट की में होना चाहिए। तो EH के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे A लगा दिया, B लगा दिया और D लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूं नन तो क्या लगाओगे आंसर, बताओ। अगर ऑप्शन में रहेगा, जैसे आपके UGC नेट में क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ऑप्शन में बना देती हूँ D और E, ऐसा कॉम्बिनेशन बना देती हूँ और सिर्फ D बना दूंगी तो कहीं ना कहीं ये फिर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप क्या करोगे, बहुत लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा DE, तो DE क्यों सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नन तो होगा ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपको EH यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो दिस आर कैंडिडेट की एज वेल एज दिस आर ऑल्सो सुपर की। तो नन तो होगा ही नहीं आंसर। आंसर आपका 101% ऑप्शन ये वाला ट्रू होगा, दैट इज D। तो अगर नन लिखेगा तो इस तरीके से मत सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन। सो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल कि दोज लर्नर्स हु आर वाचिंग दिस ऑफलाइन, ठीक है, अगर वो ऑफलाइन देखते हैं तो उनका ये टास्क रहेगा और जो मेरे एक्टिव मेंबर्स है उनका भी ये टास्क रहेगा कि कोशिश करो आज का दिन और कल का दिन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। गेट के मैं बोल रही हूँ, UGC नेट का मत लगाइए, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको मैं URL सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, जहां से आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं DBMS का। और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में फाइंडिंग नॉर्मल फॉर्म्स, फंक्शन डिपेंडेंसी, कुछ थ्योरी क्वेश्चन, इस टॉपिक को आज का आज कवर कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करना, एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करना, हाईएस्ट नॉर्मल फाइंड आउट करना कवर किया है। अब आपका इसमें देखो कितने और क्वेश्चंस बचते हैं। इसमें आपको इक्विवेलेंस ऑफ FD आना चाहिए, मिनिमल कवर फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए, और लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ये 3 और आपके पेंडिंग टॉपिक है इस नॉर्मलाइजेशन से। तो ये फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन होता चला जाएगा, इसलिए 2 दिन का टाइम लेके इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो।
नाउ तो चलिए आज हम ये इक्विवेलेंस वाला भी थोड़ा सा देख लेते। आज हम सिर्फ ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज ये वाला सेक्शन, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मीनिंग है। और ये वीडियो आपका पार्ट 7 है। तो जो लर्नर्स इस वीडियो से जुड़े हैं वो DBMS के सारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। ओनली 7 वीडियोस बने एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, अब यहाँ पे क्या बोल दिया, सेट। सेट का मतलब होता है ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, इसमें से अगर आपने ये छोटा पार्ट निकाला, दिस इज नोन एज सबसेट एंड दिस इज नोन एज सुपरसेट, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये फंक्शन डिपेंडेंसी 1 है। जैसे आप डिसाइडिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हो TOC में, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे है तो क्या वो यहाँ पे है, बताओ, टेल मी। अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये छोटा रीजन है और ये इससे बड़ा रीजन है। और अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे है तो ये पूरा पार्ट किसके अंदर आता है, ये पूरा पार्ट आपके इस बड़े पार्ट में आता है, तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे तो कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं, इसका मतलब ये क्या है, दोनों बोथ आर इक्वल। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन डिपेंडेंसी में 3 टाइप्स के आपके रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, दैट इज let fd1 and fd2 are two fd sets of a relation R। एक रिलेशन R के हमने दो अलग फंक्शन डिपेंडेंसी को ब्रेक कर दिया है। नाउ इफ ऑल द फंक्शन डिपेंडेंसी ऑफ fd1 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम fd2 देन वी कैन से दिस वन। तो ये आपका पहला है। पहला में उन्होंने यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर ये पार्ट इसमें है और ये है तो हम क्या बोलेंगे कि fd2 क्या है, यहाँ पे ये सुपर सेट है ना, और इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज सबसेट। तो जो सुपर सेट है, सुपर सेट की साइड आपका इस तरीके से ये सबसेट वाला बनता है आपका डायग्राम। तो जिसके साइड ये खुला है, जिस साइड वो खुला है, दैट इज लार्जर एरिया, दैट इज इस तरीके से याद कर सकते हो, दैट इज लार्जर एरिया। उस लार्जर एरिया को आप बोल सकते हो सुपर सेट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे FD1 है, वो छोटा पार्ट है इसमें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से इसको ड्राइव कर पा रहे हो देन वी कैन से FD1 इज अ सबसेट ऑफ, ये यहाँ पे क्या हो गया, सबसेट। यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, सुपर सेट। और फाइनली अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये वाला जो टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ सेट, इसलिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ आज। सी, आपको ये FD1 गिवन है क्योंकि अभी तक हमने सारा नॉर्मलाइजेशन का अगर पढ़ा है। ये फंक्शन डिपेंडेंसी 2 गिवन है। सी व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये आपको दो फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों आपको होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी 1 है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी आपका 2 है। तो इसके जो क्लोजर आप फाइंड आउट करोगे, इसका क्लोजर कैसे फाइंड आउट करना है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है इसका आप क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो इसका क्लोजर फाइंड आउट करना है आपको, कैसे क्लोजर फाइंड आउट करोगे, तो इसके गिवन रिलेशन से आपको इसका क्लोजर निकालना है। मतलब कि लेट अस सपोज A टेंड्स टू B गिवन है FD1 में, और ये आपका FD2 में काफी चीजें फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है। अब ये आप A का क्लोजर निकालोगे, तो A का क्लोजर कैसे निकालोगे, इन सारे FD का यूज करके। और अगर इसका यूज करके आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपको यहाँ पे B मिल रहा है, मतलब इसका क्लोजर निकालना है इस वाले सेकंड वाले का यूज करके। और अगर आपको ये RHS वैल्यू रिट्रीव हो रही है, इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन डिपेंडेंसी 1 है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, FD2 को। और सिमिलर तरीके से आपको FD2 का लेटर सपोज मैंने एक ले लिया A टेंड्स टू B, तो A का क्लोजर निकालोगे, तो A का क्लोजर कैसे निकालोगे, तो फंक्शन डिपेंडेंसी 1 का यूज करके। इसका यूज करके अगर आपको ये B वाला एट्रीब्यूट रिट्रीव हो गया, मतलब कि फंक्शन डिपेंडेंसी 2 से आप किसको रिट्रीव कर पा रहे हो, FD1 को। तो अगर आप इसकी मदद से इसको रिट्रीव कर पा रहे हैं एंड इसकी मदद से अगर इसको रिट्रीव कर पा रहे हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट बोथ द फंक्शन डिपेंडेंसी आर इक्विवेलेंट।
अगर दोनों इक्वल हो गया, मतलब FD1 से आप FD2 के घर पे जा रहे हो और इसकी मदद से इसके पास आ रहे हो, इट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट। और अगर नहीं निकल पा रहा है, कोई एक भी अगर वायलेट हो रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट इक्विवेलेंट। तो ये 2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करूंगी, इस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और जो टास्क दिया आपको वो टास्क करना है। और रेस्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी ऑफलाइन इसको चेक कर रहे हैं, जो भी ऑफलाइन इसको चेक कर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि जो भी हमारे चैनल है उस पर आप डिफरेंट वीडियोस को जरूर चेक करें। बिकॉज सी, कल मैंने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के लिए अपलोड किया था वीडियो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फेब्रवरी में आपके 3 से 4 यूनिट जो डिफिकल्ट है वो कंप्लीट होने चाहिए। इंडियन लॉजिक, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। सिमिलरली आज आपको पेपर टू में क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी अपलोड हो जाएगी, तो उस वीडियो को देखो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। एंड जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ दे वांट दे कैन जॉइन अस आवर लाइव क्लासेस बिकॉज दिस आर एब्सोल्युटली फ्री। एंड PDF के लिए ऑब्वियसली आपको लाइव आना बहुत ही कंपलसरी है। और अगर आप लाइव नहीं आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स को चेक करिए और वहाँ पे मुझे कमेंट लिखिए। अगर आप डेली बेसिस पे कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो यू विल गेट द PDF। एंड इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, because in the coming days, that is 50 or 60 days, we are going to upload so many important videos related to UGC NET, and that video will be helpful in cracking that examinations. So I hope you like the video. So ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड नोटिफिकेशंस के लिए कि लाइव क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। So thank you so much for watching us, and if you have any doubt, just write down in the comment section. Okay, thank you.